नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ BL नायर की कहानी चतुरी चमार की चाट। इस कहानी में एक चतुरी नाम का युवक जो शहर आकर चंदन चौबे नामक युवक के साथ शहर में आकर व्यवसाय में हाथ बटाना चाहता है, लेकिन दलित होने के कारण लोग उसके व्यवसाय को पसंद नहीं करते हैं। लोगों के द्वारा धिक्कारे जाने पर अंत में चंदन चौबे उसे गांव पुनः वापस भेज देता है। तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। उस दिन चंदन चौबे घर पर नहीं थे। गांव के पड़ोस के एक गांव में किसी के यहाँ बड़ा भोज था। वे वही भोज के पकवान बनाने गए थे। अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ चौबाइन घर पर अकेली रह गई थी। वे दसियों घरेलू नुस्खे आजमा चुकी थी। पहले उन्होंने अमृत धारा से नम किया हुआ बतासा खिलाया, कुछ फायदा ना हुआ। फिर न्याज और पुदीने का रस पिलाया, उससे भी कोई खास फायदा ना हुआ। हैजा के दस्त के प्रकोप से बबुआ बेदम हो चुका था। सभी जतन कर हार चुकी थी चौबाइन। खुले आंगन के खाट पर मूर्छित पड़े अपने बबुआ पर आतंकित मुद्रा से पंखा डुला रही थी। सूरज डूबने के साथ अंधेरा गाढ़ा हो चला था। इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। यकायक दस्तक सुनकर चौबाइन को कुछ राहत महसूस हुई। वह समझी कि चौबे आ गए हैं, इसीलिए लपक कर दरवाजा पर पहुंची। किवाड़ा खोले तो देखा सामने चौबे नहीं बल्कि चतुरी चमार खड़ा था। वह मैला कुचैला एक थैला लिए था। थैला खाली था। चतुरी अभी कुछ क्षण पूर्व गांव के नामी गिरामी ठाकुर झोंकरे सिंह के यहाँ से मजदूरी करके लौटा था। सुबह जब ठाकुर का आदमी उसे मजदूरी पर लेने के लिए उसके घर आया था, तभी चतुरी ने अपना सारा कष्ट कह सुनाया था और कहा था कि आज खाने के लिए घर पर कुछ नहीं है, इसीलिए शाम को ठाकुर साहब से आटा चावल या मजदूरी के पैसे जरूर दिलवा देना। चतुरी का आग्रह सुनकर उस आदमी ने अपनी छाती ठोक कर हामी भरी थी और उससे अपने साथ लिवा ले गया था। लेकिन जब शाम हुई तो बात उलट गई। चतुरी की समूची आशा पर झाड़ू फिर गया। घिंघियाते हुए उसने ठाकुर से अपनी मजदूरी मांगी तो वह मुड़ कर बोला, काहे तड़तड़ी काट रहा है चतुरैया, काम तो कल भी चलेगा। कल भी तो तू काम पर आएगा, कल ही 2 दिन की इकट्ठी ले लेना, आज जा तू जा। ठाकुर के मरकहे स्वभाव और बदजुबानी के आगे मजाल की चतुरी कुछ कह पाता। मन मसोक कर वह चला आया। घर पर बीवी बच्चे सभी भूखे बिलबिला रहे थे। चतुरी से भी उनकी बिलबिलाहट देखी न गई। उसने एक थैला लिया और चंदन चौबे के घर चल दिया। विगत दिनों में भी उस पर जब जब विपत आई, आखिरकार चौबे ही उसके काम आए। उधारी पर ही सही कुछ न कुछ देकर उन्होंने कभी उसे रीते हाथ न लौटने दिया था। उधारी के पिछले हिसाब की परवाह किए बगैर ही 2 किलो कोई खाद्य सामग्री उधार लेने के लिए चतुरी आज भी उनके घर आया था। मगर सामने खड़ी चौबाइन के उदास चेहरे को देखकर वह अपनी बात कहना भूल गया। का बात है चौबाइन चाची, इतनी परेशान काहे? उसने विस्मय युक्त वाणी में पूछा। चतुरी, तुम सही वक्त पर आ गए। बबुआ को बिकट हैजा हो गया है, बेदम आंगन में पड़ा है। हमारी मदद करो चतुरी, तनी डॉक्टर को बुला लाओ। कहते हुए चौबाइन उसे अंदर आंगन तक ला ही पाई थी कि रुआस फूट पड़ी। बबुआ की ढीली हालत देखकर चतुरी का रोम रोम स्फुरित हो उठा। पौरुषपूर्ण अपनी दबंगई दिखाते हुए बोला, चाची धीरज ना खोबत, को बात की फिक्र नहीं। चौबे घर पर नहीं तो का हुआ, हम तो हैं, हमें 10 मिनट की मोहलत दें। तुम समझो कि हम गए और आए। चतुरी ने जो कहा वही किया। डॉक्टर का कक्ष गांव के दूसरे छोर पर था। दौड़ता हुआ वह उनके पास पहुंचा और बबुआ की बीमारी की संपूर्ण जानकारी देकर उन्हें अपने साथ लेकर अविलंब वापस लौट आया। डॉक्टर ने बबुआ के मर्ज की विधिवत जांच की। पहले उनकी नब्ज देखी, फिर सीने और पीठ पर आला लगाने के बाद खाने और पीने की कुछ दवाइयां दी। जाते समय औपचारिक हिदायत देते हुए वे बोले, दवा की खुराकें 2-2 घंटे के अंतर पर देते रहना, आराम मिलेगा। और रात में अगर तबीयत बिगड़े तो फौरन मुझे खबर करना, मैं चला आऊँगा। अच्छी तरह हिदायत देकर डॉक्टर चले गए। परंतु रात में तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को खबर करने की बात से चौबाइन का फीका पड़ा आतंक पुनः गाढ़ा हो उठा। वे चुप्पी साधे अवसन्न कहीं शून्य में निहारने लगी। चतुरी उनकी मना स्थिति को शायद भाप गया था। वह बोला, चाची चिंता मत करो, हम रात भर तुम्हारे घर रहिबे, हम पूरी हाजिरी देबे। चतुरी के दिलासे से चौबाइन के चेहरे पर उभरी आतंकी रेखाएं उथली हो चली। उन्होंने बबुआ की खाट पर एक और अपनी खाट डाली, उस पर बिछौना बिछाया, फिर एक अन्य खाट लाकर बबुआ के खाट की दूसरी ओर डाली। वे उस
पर बिछौना बिछा ही रही थी, तभी चतुरी ने उनसे पूछा, चाची ई तीसरा बिछौना काहे के बाबत बिछावन रहीन? चतुरी, तुम भी तो हो, क्या लेटोगे नहीं? यह बिछौना तुम्हारा है, यहाँ तुम लेटोगे, आत्मीय भाव से चौबाइन ने तपाक से जवाब दिया। चौबाइन के निष्कलुष जवाब ते जैसे चतुरी को सांप सूंघ गया। क्षण भर हतप्रभ रहने के बाद झेपते हुए बोला, चाची ई तुम का कह रहीन? हम नीच जात के मनई हियाँ कैसे लेट सकत? हमका एक टाट लाए दो, हम दरवाजे बाहर लेटब छप्पर के नीचे। बाहर ते हम भीतर की पूरी फिकर रखबे, रात भर जागत रहबे, जब तुम बुलाइबे हम फौरन हाजिर हुईबे। कई बात की फिक्र मत करो चाची। चौबाइन को चतुरी की बात से अटपटापन महसूस हुआ। किंचित विचार करने के बाद उन्होंने पूछा, चतुरी यहाँ लेटने में क्या हर्ज है? यह घर भी तो तुम्हारा ही है। तुमने इतनी मदद की है, बबुआ की जान बचाई है, और मैं तुम्हें बाहर डाल दूं मेरे लिए तो तुम फरिश्ता बनकर प्रकट हुए हो। नहीं, मैं यह अनर्थ नहीं कर सकती। चौबाइन की बात काटते हुए चतुरी बोला, चाची तुम्हारा हृदय तो गंगा मैया सा साफ है, लेकिन ससुरे ये जमाने का साफ नाही, ठेठ काला ससुरा। अकस्मात रात में कोई आएगा तो का कही है वही चौबे घर मा नाही। ई नीच जाति ससुरा चतुरैया भीतर सोवत, बबुआ बीमार है, ई को नहीं सोची है, वही ता दूसरी बात ही सोची है, वही हमारे संग तुमको भी शामिल है। चतुरी की व्यवहारिक सोच ने चौबाइन के भावुक व्यवहार को दिशा दी। क्षण भर खामोश रहकर वे बोली, चतुरी तुम बड़े पवित्र जीव हो, जमाने का हृदय सचमुच काला है, इसके पास इतना विवेक कहाँ? विवेक होता तो नेताओं के थोथे भाषणों में भीड़ क्यों इकट्ठा होती, और क्यों ही उधर चल पड़ती जिधर नेता लोग ले जाते हैं, और इसकी शक्ति का इस्तेमाल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। बड़बड़ाते हुए चौबाइन अंदर कमरे में गई और एक टाट लाकर चतुरी को दे दिया। चतुरी दरवाजे के बाहर निकल गया, दरवाजे पर पड़े छप्पर के नीचे उसे बिछाया, फिर हे प्रभु कहते हुए उसने एक लंबी सांस खींची और लेट गया। चौबाइन ने किवाड़ बंद करके अंदर से सांकल डाली और आंगन में आकर खुद भी लेट गई। कितने शरीफ और वफादार होते हैं ये नीच जात के लोग, मेहनती भी कम नहीं, अपना पसीना बहाकर दूसरों के खेतों में सोना उगाते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं, लेकिन खुद दाने दाने को मोहताज रहते हैं। ये अपना पसीना बहाते हैं और दूसरों की हवेलियाँ खड़ी करते हैं, हवेली को ऐसो आराम मुहैया कराते हैं, लेकिन खुद खुद के लिए झोपड़ियाँ भी नहीं होती। ये दूसरे को ऊंचा उठाते, लेकिन खुद नीच बनकर रहते हैं। ऊंच नीच का ये विधान किस बद दिमाग की उपज है? फिर यह ईश्वर भी तो अजीब है, सब कुछ चुपचाप देख रहा है। कल परसों नहीं वरन सदियों से ईश्वर है भी कि नहीं कौन जाने। होता तो कुकर्मी, धोखेबाज और पापी जरूर डरते। लेटने के बाद चौबाइन के दिमाग में कितने ही क्रांतिकारी विचार जागृत हुए। विचारों के जंगल में फंसी ये जाने कब सो गई। बबुआ भी रात भर चैन से सोता रहा। अनायास ही चौबाइन को भोर होने की प्रतीत हुई। आंखें खोली तो पूरब में मध्यम सी लाली छितर रही थी। आज चौबाइन अपने नित्य के स्वाभाविक समय से पहले जाग गई। जाग कर वे चौके में गई, आटा गूथा और 2-4 खुराक पूड़ियाँ सेकी और सब्जी बनाई। चौके का कार्य निपटाकर भरपूर सवेरा हो चुका था। वातावरण में घुले हुए कोलाहल ने चतुरी को भी जगा दिया। आंखें मीचते हुए वह सीधे आंगन में आया और चौबाइन से विदा लेने की इजाज़त मांगते हुए बोला, चाची हमें जाए दो, घर में बीवी बच्चे सब भूखे हुई हैं, हम उधारी पे कुछ लेवे तुम्हारे घर आए रहीन। लेकिन चतुरी अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले उदारतापूर्ण वाणी में चौबाइन बोल पड़ी, बस बस चतुरी, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, चिंता न करो। कहते हुए वे चौके में गई, एक लत्ते में 3-4 खुराक पूड़ी सब्जी बांधी। फिर वे बगल में के कमरे में गई और अपने ही एक थैले में 2-3 किलो चावल डाले। फिर दोनों चीजें लाकर चतुरी के समक्ष रखते हुए बोली, मैंने तुम लोगों के खाने का 2 दिन का बंदोबस्त कर दिया है। लत्ते में पूरी सब्जी है और थैले में चावल, इन्हें लेते जाओ। और हाँ, आखिरी बात यह है कि इस घर को तुम अपना ही घर समझना। अब तुम जाओ, देर हो रही है। चौबाइन के आत्मीय व्यवहार से चतुरी और अधिक द्रवित हो उठा। अगाध प्रसन्नता की हल्की सी मुस्कान उसके ओठों
पर कौंध गई। उसके चरणों में सिर नवाकर उसने स्वयं पाए लागी कहा और शालीनतापूर्वक दोनों चीजें लेकर अपने घर चला गया। उसी दिन अपराह्न में भोज के काम से निवृत्त होकर चंदन चौबे जब पैदल घर आ रहे थे तो राह चलते उन्होंने निश्चय किया कि घर पहुंचकर सीधा चतुरैया के पास जाऊंगा, तगादा करूंगा और पिछली उधारी के 450 रुपये उससे वसूलूंगा। आनाकानी करेगा तो खूंटे में उसकी बकरी खोल लाऊंगा। साहे और भोज के मौसम खत्म हो रहा है, घर पर निठल्ला बैठकर क्या करूंगा। कहते हैं शहरी लोग कुछ ज्यादा ही चटोरे होते हैं। शहर जाकर चाट का धंधा करूंगा। धंधे के लिए 3-4 हजार रुपये तो चाहिए ही। यही जोड़ घटाव करते हुए घर पहुंचे। घर में घुसते ही चौबाइन ने बबुआ की बीमारी से संबंध पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी और चतुरी की भूमिका भी बताई। चतुरी के सहृदय व्यवहार ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसके प्रति जो दुर्भावना उसके मन में राह चलते उपजी थी वह धुल कर लुप्त हो गई। चौबाइन के लिए चतुरी अब नीच जाति का कमीना आदमी न रहा था, उसके लिए वह अपना आदमी बन गया था। कुछ दिन बाद जब चौबे चाट के धंधे के लिए शहर जाने के लिए तैयार हुए तो जाने से पहले उन्हें चतुरी की याद आई। उन्होंने अपने अपने घर बुलवाया और कहा, चतुरी, मैं चाट के धंधे के लिए शहर जा रहा हूँ। शहर जाकर तुम्हारे लिए भी काम तलाशूंगा। काम मिल जाने पर मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम फौरन मेरे पास चले आना। किराए भाड़े की चिंता ना करना, ना हो तो चौबाइन से मांग लेना। और हाँ, जब तक गांव में रहो इधर का भी ख्याल रखना। चतुरी को अच्छी तरह समझा बुझा कर वे शहर चले आए। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। चाट के लिए बर्तन भाड़े, स्टोव और ठिलिया खरीदी। में शीशे की अलमारी लगवाई, पेंट करवाया। उसकी छत पर चारों ओर लकड़ी की पटलियां लगवाई। उन पर पेंटर से गहरे रंग की वार्निश से मोटे अक्षरों में चौबे चाट विक्रेता चंदन चौबे लिखवाया। इतना करने के बाद वे चाट लगाने का मुकम्मल ठिकाना तलाशने निकल पड़े। शहर के तिवराइन टोला का तिराहा उन्हें उपयुक्त लगा। तिवराइन टोला का नाम तिवराइन टोला जरूर था, लेकिन इसका मतलब यह कदाप नहीं कि टोले में केवल तिवारी लोग ही हो, दीगर जात के लोग भी रहते थे। पाक विद्या में सिद्ध चंदन चौबे अगले दिन से खस्ता कचौड़ी, दही बड़े, दाल पकौड़ी, बैंगनी पालक समोसा आज चाटे बनाकर कंटेनरों में खट्टी मीठी चटनियां भरकर ठिलिया लेकर तिवराइन टोले के तिराहे पर चाट लगाने लगा। चाट लगाने के ठिया के बगल में चाय की छोटी सी दुकान थी। दुकान के सामने नीम के पेड़ की घनी छाव में 2-3 बेंचें पड़ी रहती थी। टोले के कुछ लोग वहां आकर नियमित रूप से बैठते थे, अखबार की खबरें पढ़ते थे, खबरों में मुद्दे खोजते थे, मुद्दों पर बहसें होती थी। बीच बहस कभी ठहाके लगते, कभी गर्मा गर्मी हो जाती, गर्मी से आग भड़कती, आग से इंसानी रिश्ते झुलस उठते, फिर धुएं के गुब्बारे उठते, उनकी कालिमा परिवेश की रंगत को बदरंग कर देती। यह सब घटित होता रहता, लेकिन चौबे की चाट अपनी नियत स्थान पर ही लगती। खासी बिक्री होती थी। चाट बेचते चौबे वहां आए दिन छिड़ने वाली बहसों में अपने मतलब की बात ढूंढते, पूरा लुत्फ लेते। एक दिन चाट बेचते उन्होंने चाय की दुकान के आगे बैठे लोगों की बहस में सुना, देखो हिंदू लोग में कितना बदलाव आ गया है। अयोध्या के मंच पर श्री रामचंद्र जी के साथ अम्बेडकर भी अवतरित हो गए। राम के साथ उनका भी चित्र लगाया गया। गौरतलब बात यह है कि राम के मुकाबले अंबेडकर का ज्यादा गुणगान किया गया। आगे एक दिन चौबे ने अखबार पढ़ते उन्हीं लोगों के मुंह से सुना, देखो हिंदुओं में कितना सुधारवाद आ गया है। मकर संक्रांति के दिन हिंदू नेताओं ने दलितों को गले लगाया, उनके साथ सहभोज का आयोजन किया गया। समाज में भेदभाव कहाँ रह गया है। तीसरी बार चौबे ने कुछ सुना, उससे वे फूले नहीं समा रहे थे बेंचों पर। वहां बैठे लोगों की बदकही में उन्होंने सुना, भैया अब कौन सी कसर बाकी रह गई है, अब तो कौन सा सुधार चाहिए। बनारस में हिंदुओं ने एक डोम के घर की बनी पूड़ियाँ तक खा ली, ऊंच नीच की सब खत्म। अब तो सचमुच राम राज्य आ गया है। उस दिन चाट बेचकर चौबे खुशी खुशी कमरे पर आए, ठिकाने पर ठिलिया खड़ी की, कमरे में ताला डाला और सीधे तार घर गए। चतुरी को बुलाने के लिए तार किया। उन्होंने सोचा यह सही मौका है, चतुरी आ जाएगा तो राहत मिलेगी, मेरी मेहनत कम होगी, चतुरी को काम पर लगाकर 2 फायदे होंगे, मजदूरी से उसका पेट पलेगा और मेरा उधारी का हिसाब भी चुकता हो जाएगा। 2 दिन बाद चतुरी गांव से शहर आ गया। चौबे से उसने अपने काम के बारे में पूछा तो वे बोले, 2 दिन मेरे साथ चलकर देखो चाट कैसे बेची जाती है। चौबे द्वारा चाट बेचते समय चतुरी दोनों दिन उसके साथ रहा। सबने उसने सब कुछ जानने समझने का प्रयास किया। तीसरे दिन नित्य की बात चौबे ने अपने कमरे पर चाट के व्यंजन खुद तैयार किए। उसने ठेलिया सजाई पे चतुरी से बोले, आज से मैं चाट तैयार किया करूंगा, तुम बेचने जाया करोगे, मैं तुम्हें रोज 50 रुपए दूंगा।
तुम अपने जेब में रखोगे और 20 उधारी के हिसाब में मुझे दोगे। चौधरी को चौबे की शर्तें तो सटीक लगी, लेकिन एक दुविधा उसे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। अपनी सुविधा जताते हुए उसने चौबे से कहा, चौबे हम नीच जात के मनई, हमरी छुई चाट कौन खई है, चंदिया पे पनही पड़वे। चतुरी के तर्क से चौबे को जोश आ गया। आवेग में बोले, चतुरी तुम नीरे गंवार ही रहे, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब तो कोई ऊंच नीच रहा कोई ऊंचा रहा न नीचा। अब सब बराबर हैं। हम जब हमारे नेता लोग नीचों के साथ साभोज कर रहे हैं, डोमो के घर पोड़ियाँ खा रहे हैं, फिर उनकी भक्त जनता उनका अनुकरण भला क्यों न करेगी। आज नेता जो कहते हैं वही लोग करते हैं। यह समाज नेताओं से अलग नहीं, फिर यह गांव नहीं है, यह तो शहर है। यहाँ सभ्य संभ्रांत लोग रहते हैं, टुच्ची बातों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। छतरी तुम बेखौफ जाओ। कहते हुए उसकी बाँह पकड़ के वे उसे ठेलिया के पास लाए और बोले, देखो यह लिखा है चौबे की चाट और यह लिखा है विक्रेता चंदन चौबे। तुम्हारे माथे पर चमार तो लिखा नहीं। क्या लोगों को सपना हो रहा है कि तुम चमार हो? बेखौफ जाओ, देर हो रही है। चौबे के साफ गो वक्तव्य के आगे चतुरी लाचार हो गया। ठेलिया लेकर वह तिवराइन टोला की ओर चल दिया। ठेलिया को वह आगे ढकेलता जा रहा था, किंतु उसे लग रहा था कि वह पीछे की ओर ढकेल रहा हो। गाहक चौबे का ठोर, हम नए मनई क दिखिए तो हमरे बारे में जरूर पूछताछ करिए, फिर हमका कहिबे आपन जाति कब तक छिपाए रहिबे, एक न एक दिन भंडा फोड़ जरूर हुईबे, तब हम का करबे, हमसा ई झूठ काम ना हुई। चतुरी की जातिहीनता ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। टेवराइन टोला पहुंचने से पहले अपनी ठेलिया को वह एक पेंटर की दुकान पर ले गया और पेंटर से कहा, भैया ठेलिया पर ई जो विक्रेता चंदन चौबे लिखा रहीन, ई के मिटाई के ठोर तनिक चतुरी चमार लिख दो। पेंटर बोला, 5 रुपये पड़ेगा। निश्चिंत भाव से चतुरी ने कहा, ठीक है हम दे, तुम लिख दो। पेंटर ने चतुरी का कहा कर दिया। चतुरी ने सोचा, अब ठीक रहीन, बात साफ हुई गई गैन। अब जी की मर्जी हो चाट खाए और जी की मर्जी हो सो ना खाए। ठेलिया लेकर वह तिवराइन टोला पहुंचा। ठेलिए पर चतुरी चमार लिखा देखकर लोग भौचक्के रह गए। कुछ की नाक भौं सिकुड़ती तो कुछ बड़बड़ाते हुए कटक कर निकल जाते हैं। कुछ ही क्षण बीत पाए थे कि कुछ नवयुवक ठेलिया के समीप आए और कड़क कर चतुरी से बोले, क्यों बेसाले चमड़े, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चाट लगाने की? हम लोग तो समझदार हैं तो बच जाएंगे, लेकिन बेचारे छोटे छोटे बच्चे क्या जाने तेरी चाट खाकर हम सब बेदीन हो जाएंगे। आज तेरा पहला दिन है, इसलिए बख्शे दे रहा हूँ। कल से यहाँ शकल दिखाई तो खैर नहीं, जल्दी फुट यहाँ से। भय से कांपता हुआ चौधरी कमरे पर वापस लौट आया और चौबे को पूरी दास्तां कह सुनाई। चौबे की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वे बोले, चौधरी तुम वापस गाँव चले जाओ, वहीं रहकर अब मेहनत मजदूरी करो, अभी तुम्हारी चाट बिकने का समय आने में देर है। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।